ये 30 बरस तक चलता रहा, जो कि काफ़ी जटिल था, बहुत दर्दनाक था, स्पेशली फॉर द फाइनेंशियल साइड बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंदौर के अलग-अलग फेसेस को दिखाती है। जब भी पैसे की ज़रूरत, कभी जेब में पैसे हैं या नहीं है, तो हम दोस्तों को फ़ोन कर देते हैं, यार कुछ 50,000 उधार दे देना या जितने। लोगों का अक्सर सिर्फ शौक होता है चीज़ों को रखना, पर आपने तो इसे मिशन ही बना लिया कि मुझे इन चीज़ों को रखना है और अपने शहर के बारे में जितना हो सकता है, जितना कोई नहीं जानता, आप उतनी गहराई तक गए। आपने हर एक चीज़ को, हर एक छोटी से छोटी चीज़, हम अक्सर क्या करते हैं, बड़ी चीज़ें भी मिस कर देते हैं, पर आपने हर छोटी चीज़ को, हर वैल्यूएबल चीज़ को अभी तक सँभाल के रखा। तो सर, आपने उन चीज़ों में ऐसा क्या देखा जो हम मिस कर देते हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है औरोकास्ट के इस प्लेटफ़ॉर्म पर और आज हमारे साथ वो शख्स हैं, जो कि इंदौर की गली के हर एक कोने से वाकिफ़ हैं। वो जानते हैं कि हम जिन चीज़ों को छोड़ देते हैं या मिस कर देते हैं, वो उस हर एक कोने को और उस हर एक चप्पे-चप्पे को वो जानते हैं। मैं इस समय बात कर रहा हूँ नेशनल अवॉर्डी होने से लेकर ज़फ़र अंसारी म्यूज़ियम के फाउंडर होने तक के वो सफ़र के बारे में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र अंसारी सर। सर, हम आपका बहुत-बहुत वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। और सर, पर्सनली मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। कैन यस वी प्लीज़, प्रोसीड? यस। अ, सर, वो 15,000 आर्टिफैक्ट्स और वो नेशनल अवार्ड तो सब देखते हैं, और उसके पीछे की मेहनत, वो रातों की नींद खोना, और क्या आपको ऐसा लगता है इस ड्यूरेशन में, इस सफ़र में, कि ये रास्ता बहुत दर्द भरा और बहुत अकेला है? बेशक ये रास्ता 30 बरस का है और 23 या 24 बरस का मैं था तब से मैंने इसको शुरू किया। क्योंकि जो काम अर्ली एज में किया जाता है तो उसको हम काफ़ी लंबे समय तक कर सकते हैं। इसलिए मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उससे कहता हूँ कि अपने करियर को काफ़ी पहले से फोकस कर लेना चाहिए कि हमें जीवन में करना क्या है। सो 23rd व 23 साल की उम्र का एक नौजवान था और मैंने चूज़ किया कि मुझे एक म्यूज़ियम बनाना है इस शहर पे, और धीरे-धीरे हम उस पे काम करते रहे और ये 30 बरस तक चलता रहा, जो कि काफ़ी जटिल था, बहुत दर्दनाक था, स्पेशली फॉर द फाइनेंशियल साइड बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू अ मिडल क्लास फैमिली। और इतना बड़ा कलेक्शन करना, देखिए पूरे हिंदुस्तान से, पूरे वर्ल्ड से, फ्रांस, जर्मनी, दूसरी कंट्रीज़ के से इंदौर का हर एक-एक दिन का इकट्ठा करना और उससे ये कलेक्शन बनाना और इंदौर शहर की हर स्ट्रीम को कलेक्ट करना कि यहाँ के कॉइन्स कैसे बने, कैसे ढले, तो वो पूरी सीरीज़ थी। यहाँ पर पोस्टल हिस्ट्री इसकी क्या थी, यहाँ डाक टिकट कैसे निकले, यहाँ का पुराना जब आप दिखाएँगे तो फ़ोटोग्राफ के थ्रू दिखाएँगे कि उस वो एरा कैसा था, व उस ज़माने की लाइफ़ एंड टाइम क्या था। तो वो कलेक्ट किया हमने, वेट एंड मेज़रमेंट्स कलेक्ट किए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंदौर के अलग-अलग फेसेस को दिखाती है। जैसे ओपियम ट्रेड है या कॉटन ट्रेड इंडस्ट्रीज़ यहाँ बनी, मिल्स बनी, उनके शेयर सर्टिफ़िकेट्स, उनके इंटरनल करेंसी, यहाँ के ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, यहाँ के स्पोर्ट्स और यहाँ का रिवर्स और बहुत-बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक इसी धीरे-धीरे बुनते-बुनते एक बहुत विशाल ये कलेक्शन हो गया, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन इन इंडिया जो एक किसी शहर पे है। और ये करते-करते हमारे पास इतना पैसा ही नहीं बचा कि हम इस किसी एक लैंड खरीद सकें या कि एक ज़मीन लें। सो वी गॉट एवरीथिंग बट वी हैव वेरी स्मॉल म्यूज़ियम to display, but it is around, we need 40,000 square feet to make 20 galleries. हम 20 गैलरी बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमें 40,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, जिसमें एक एक गैलरी होगी जितने भी राजा महाराजाओं की टर्बन्स थी या उस ज़माने में जो टोपी लगाते थे पारसी कम्युनिटी जी। या जो रॉयल फैमिलीज़, तो उसका एक डिस्प्ले होगा। एक में सारे इंदौर के मास्टर्स की पेंटिंग्स होगी, एक में इंदौर के फ़ोटोग्राफ्स होंगे, एक में पोस्टल हिस्ट्री की जो है वो गैलरी होगी, एक के अंदर सारे न्यूज़पेपर्स जितने भी आज़ादी के पहले निकले जो मैगज़ीन्स थी वो होगी, एक में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होगा जो लेटर्स थे जितने भी यहाँ पर अंग्रेज़ थे या जितने महाराजा हैं। हमारे पास देवी अहिल्याबाई होलकर के हस्बैंड का और उनके ससुर का भी लेटर है, उस पीरियड का भी। वी आर टॉकिंग अबाउट 1766 की बात कर रहे हैं।
तो ये पूरा कलेक्शन एक शहर पे होना, ये अपने आप में नायाब चीज़ है। और जब आप कोई बड़ी चीज़ करते हैं तो वो एक बड़ा दर्द लेना पड़ता है, एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कंप्लीट दिस वन। और जब भी पैसे की ज़रूरत, कभी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं, तो हम दोस्तों को फ़ोन कर देते, यार कुछ 50,000 उधार दे देना या जितने। तो सारे मेरे दोस्त थे, उसको मालूम था कि ज़फ़र का फ़ोन आया है तो ये पैसे के लिए आया होगा। तो वो उनसे उधार लेके वापस हम लोग दिन रात मशक्कत करके मॉडल्स बना के, स्केल मॉडल्स बना के उनको लौटाते थे। एंड आई एम थैंकफुल टू देम। उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस रास्ते में मदद की। और बहुत सारी चीज़ें, ये सब करने के बाद फिर आपको उनको रखना है। आप कैसे उनको आर्काइव्स को, इतनी वैल्यूबल चीज़ों को आप मेंटेन करेंगे, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे। तो इट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ए सिंगल मैन, एक एक अकेले आदमी को ये सब करना। बिकॉज दिस इज ये जो काम हुआ है म्यूजियम का, ये किसी एक डिपार्टमेंट का होता है। पूरे डिपार्टमेंट को में लोग होते हैं और एक पूरी टीम होती है, वो करती है। लेकिन मैं मालिक का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये कराया, और उसने, मुझे लगता है कि उसने मुझे इस दुनिया में इसी काम के लिए भेजा है। सर आई श्योरली एग्री विथ योर कि मतलब इतना सब कुछ, इतने इतने लंबे सफ़र में इतना सब कुछ मैनेज करना बिल्कुल ईज़ी नहीं होता। पर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में एक और है कि लोगों का अक्सर सिर्फ़ शौक होता है चीज़ों को रखना, पर आपने तो इसे मिशन ही बना लिया कि मुझे इन चीज़ों को रखना है और अपने शहर के बारे में जितना हो सकता है, जितना कोई नहीं जानता, आप उतनी गहराई तक गए। आपने हर एक चीज़ को, हर एक छोटी से छोटी चीज़, हम अक्सर क्या करते हैं, बड़ी चीज़ें भी मिस कर देते हैं। पर आपने हर छोटी चीज़ को, हर वैल्यूएबल चीज़ को अभी तक सँभाल के रखा। तो सर आपने उन चीज़ों में ऐसा क्या देखा जो हम मिस कर देते हैं? देखिए, आपने देखा होगा, बसरा पल के बारे में सुना होगा। डाइविंग होते हैं, वो समुद्र में जाते हैं और वो गहराई तक जाते हैं, और बड़ी गहराई के बाद उनको एक मोती मिलता है। वो मोती निकाल के लाते हैं, और उस मोती की वैल्यू होती है जो सबसे गहराई पर उनको मिलता है। जी। तो जब तक हमें भी बहुत सारी गहराइयों में जाने के बाद चीज़ें मिली, और उनको हमने संभाला, कलेक्शन को कन्वर्ट किया रिसर्च में। देखिए, कलेक्शन करना और उसकी रिसर्च करके उसको कन्वर्ट करना किसी हिस्ट्री में, दैट इज डिफरेंट थिंग। जी। हमने सारी चीज़ों को स्टडी की, और हमने लगातार 300 आर्टिकल लिखे। सबसे पहले हमने लिखना चालू किया टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो पूरी सीरीज चली, उस सीरीज का नाम था पास्ट परफेक्ट। उसके बाद हमने लिखना चालू किया फ्री प्रेस में, उसके बाद डीएनए में, उसके बाद पत्रिका में हमने लिखा। उसके बाद जो है विरासत की तस्वीर जो है दैनिक भास्कर के साथ में, हमने एक लंबा सफर किया। तो 300 आर्टिकल और 300 ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, इंदौर के अलग अलग स्ट्रीम पे लिखना। तो 300 ऐसे लिखना विद द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, डेटा एंड ऑल, वो अपने आप में बहुत बड़ी टास्क थी। हमें रेडियो पर 10 दिन के अंदर 100 स्टोरीज इंदौर पे की, कि इंदौर की हर एक कोने की स्टोरी आप कैसे पहुंचाएंगे। तो हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, ऑथेंटिक पॉडकास्ट किए, जिसमें ये इंफॉर्मेशन हमने भेजी। जी। सर एक क्वेश्चन मेरे पास और है कि आपके पास इंदौर के घराने की बहुत सारे पुराने म्यूजिकल रिकॉर्ड्स और गानों की हिस्ट्री भी है। तो उसमें से ऐसी कोई धुन या ऐसा कोई संगीत आप जो सोचते हैं कि वो आजकल की जनरेशन, जिसे जैसे हम आज जेन ज़ी कहलाते हैं, तो वो जेन ज़ी जनरेशन और आज की जनरेशन उस चीज़ को भूल चुकी है बिल्कुल ही। देखिए, इंदौर घराना, महाराजा तुकोजीराव सेकंड, महाराजा तुकोजीराव थर्ड, महाराजा शिवाजीराव होलकर के ज़माने में कोर्ट्स सिंगर होते थे, जो उनके दरबारी होते थे। कोर्ट डांसर्स होते थे, जी। जो नृत्य, राजकीय नर्तकी जिसे कहते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं 78 आरपीएम में, इसे पत्थर की रिकॉर्ड कहा जाता है, उसमें हैं। बहुत से ईपी में, ईपीज़ में हैं, बहुत से एलपीज़ में हैं। तो शहर के जो जितने भी गायकार थे, उनकी रिकॉर्ड बड़ी दुर्लभ है, मिलती नहीं है, 1-2 मिल जाती है। तो हमने बहुत ढूँढ-ढूँढ के पूरे इंडिया के बाहर से भी हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स मँगाए। तो हमें राग उस्ताद आमिर खां साहब की बहुत सारी रिकॉर्ड्स मिली, बुंदू खां साहब की रिकॉर्ड्स मिली। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं घराने के, जिनकी रिकॉर्ड मिलना या रिकॉर्ड होना दुर्लभ है। हमें इंदुरकर या मृदंगाचार्य गुजरे हैं, उनकी रिकॉर्ड मिली। तो हमने म्यूजिकल लेगेसी ऑफ इंदौर को एक साउंड रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी हमने कलेक्ट किया। उसके बाद बहुत सारी स्पीचेस हैं, सुभाष चंद्र बोस की, या पंडित नेहरू की, या वंदे मातरम के बहुत सारे गीत हैं।
वो सब भी हमने कलेक्ट किए हैं जो नेशनल हेरिटेज है। और वो काफ़ी बहुत ही रेयर रिकॉर्ड्स हमारे पास में हैं। हमारे पास में एक राष्ट्रीय गान है होलकर स्टेट का, अच्छा सर। जो मराठी स्कूल की बच्चियों ने उसे गाया है। और हमारा होलकर स्टेट का एंथम था, जो हर त्योहारों पे या महाराजा होलकर के बर्थडे पे बजाया जाता था, पूरा एंथम वो भी है। तो इस तरह का एक बहुत रेयर साउंड रिकॉर्डिंग जो है आर्काइव्स हमने कलेक्ट किया है। अच्छा सर। सर एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि लाल बाग पैलेस हो गया और अजवाड़ा हो गया, हमने तो इन्हें सिर्फ़ ऊपरी-ऊपरी तरीके से देखा, पर आपने इनकी हर एक पीछे दीवार के पीछे क्या है और उसकी पूरी इंजीनियरिंग को आपने समझा है। हुँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम या फिर उस टाइम का वेंटिलेशन सिस्टम और आज का ड्रेनेज सिस्टम से वो बेटर कैसे है? देखिए 1942 में जो है मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया का नाम सुना होगा आपने, जी, जी सर। उनसे सजेशंस माँगे गए इंदौर की ड्रेनेज के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि इसको ग्रेविटी फ्लो किया जाए, ग्रेविटी से इसके ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए और ग्रेविटी को शहर के बाहर निकाला जाए और जितना भी वेस्टेज है उससे इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाए। ये सजेशन जो है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने, जो भारत के सबसे महान इंजीनियर के उनके नाम से इंजीनियर डे भी मनाया जाता है, उन्होंने दिए। और इसको एग्जीक्यूशन में लाया गया धीरे-धीरे। तो वो ख़ास बात ये थी कि जब यहाँ की सीवेज बनाई गई, तो उसमें गैस के लिए पाइप्स बनाए गए। अच्छा, अच्छा। वो उसकी बदबू राहगीरों को नहीं आए, जो रास्ते पे चल रहे हैं लोग, उनको उसकी बदबू नहीं आए, तो उसके लिए 40-40, 50-50 फीट के पाइप लगाए गए, उसमें वेंटिलेशन लगाया गया, उसमें एरो लगाया गया ओह! कि इस डायरेक्शन में ये जो है सीवेज या गटर जा रही है। हुँ, और जो टॉक्सिक गैसेज़ है, जो ज़हरीले गैसेज़ है, जो बदबू है, वो 40 फीट ऊपर से निकल जाए और लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आए। ये हमारे थॉटफुल्स, जो हमारी उस ज़माने की जो प्लानिंग थी, जी। वो हुई। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस प्लानिंग को, उस सीवेज लाइन्स को फ़ॉलो अप नहीं किया गया। हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स नहीं बचे और हमने उस रिकॉर्ड्स को ध्यान भी नहीं दिया। तो मेरा ये मानना है कि जिस शहर की प्रॉपर आर्काइव्स और रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, वो प्लान कभी नहीं हो सकता। बॉम्बे देखें, बॉम्बे की अपनी एक आर्काइव्स है, उसका एक डिपार्टमेंट है, बिल्कुल उसकी सारी ड्रेनेज सिस्टम के उनके मैप्स हैं उनके पास। हमारे पास पुराना कुछ नहीं है। हमारे आईएमसी को उसके 150 बरस होने की खबर ही नहीं थी। हमने रिकॉर्ड्स निकाल के बताया कि आप 150 साल के हो गए, मुबारक हो। सर। तो दिस इज द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आर्काइवल रिकॉर्ड्स। ये एक बहुत बड़ी लैकिंग है। सर बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि आपने बॉम्बे का भी ज़िक्र किया अभी कि उनका खुद का एक सिस्टम है और हमें उस चीज़ पर काम करना चाहिए। आपका क्या मानना है कि हम ऐसा बेटर क्या कर सकते हैं कि हम उस चीज़ पे आईएमसी भी काम कर सके और एज़ अ स्टूडेंट जो हम आने वाली जनरेशन है, हम उस चीज़ को कैसे कैरी ऑन कर सकें? देखिए, सबसे बड़ा हिस्ट्री और आर्काइवल रिकॉर्ड का जो है इम्पोर्टेंस ये है कि आप जो भी आज की प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग 50-100 साल की होना चाहिए। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अलग-अलग, चाहे वो आईडी हो, चाहे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, इनको मिलके एक आर्काइवल रिकॉर्ड बनाना चाहिए हमारी हिस्ट्री का, हमारी तमाम चीज़ों का, कि सारे रिकॉर्ड्स वहाँ मौजूद हों और उसको मेंटेन किया जाए। देखिए, मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है, बनाना तो बन जाता है, लेकिन उसको रेगुलर मेंटेन करना, उसको रिकॉर्ड को प्रॉपर जमाना और सारी इन्फॉर्मेशन जो है बाद में वो हमको फीड करेगा। कभी ये बिल्कुल अच्छी तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उस ज़माने में जो इंदौर म्युनिसिपैलिटी थी, इसके रिकॉर्ड से हम लेके कभी हम आगे बढ़ते, हमारे सीवेज को या वाटर सप्लाई को लेके, तो आज हमारा जो वाटर सप्लाई है या वो सीवेज जो सिस्टम है, वो हिंदुस्तान में मायने रखता। बिल क्योंकि जब ये बनाया गया था तो फायर सेफ्टी को बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया था, पूरे शहर में फायर सेफ्टी थी। पूरे शहर के अंदर फायर हाइडेंट लगाए गए थे कि कहीं भी आग लगे तो वो फायर हाइडेंट को खोल के उसी टाइम आग को बुझा लिया जाए। हाँ, सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और मैं आपने जैसे हमसे बात करी इस समय, तो जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आप उन सबसे क्या बोलना चाहते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री, अपने हेरिटेज के लिए ऐसा क्या करें कि हम उस चीज़ से बने रह सकें, हम उससे अलग ना होते सकें? देखिए, सबसे पहला कदम, सबसे पहला जो उनको काम करना चाहिए, उन्हें आज ही ढूँढना चाहिए कि उनके वालिद के वालिद के वालिद का नाम क्या था।
वो कहाँ से आए थे, उन्होंने क्या मेहनत की, उन्होंने क्या संघर्ष किया, वो आप जिस दरख्त के आप फल खा रहे हो उसकी जड़ें कितनी मजबूत थी, उनका क्या संघर्ष रहा, आप आज तक यहाँ पहुंचे हो तो उनकी क्या कुर्बानी रही, आपके फादर के नहीं, उनके फादर के एक 4-5 जनरेशन्स का आप हिस्ट्री खोजें। जब आप उसको खोजेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सिटी के हिस्ट्री के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। जहाँ भी आप जाएंगे तो फिर आपको सवाल करने की आदत हो जाएगी, कुछ खोजने की आदत हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि जहाँ आप रहते हैं आपके सराउंडिंग में बहुत सारी पुरानी चीज़ें होंगी, स्कूल्स होंगे, कॉलेज होंगे, नदी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसको खोजें, उसके बारे में जानें। तो ऑटोमेटिकली आप जो है धीरे-धीरे से कनेक्ट हो जाएँगे। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात में सहमत हूँ। और एक छोटा-सा रैपिड फायर जो आपके माइंड में सबसे पहला है, आप उसको बस आपको बोलना है ओके। कि आप एक आर्टिफैक्ट को चुनेंगे या आराम करने को चुनेंगे? आर्टिफैक्ट को चुनेंगे। और सर पोहा या फिर शाही टुकड़ा? दोनों नहीं। दोनों ही नहीं सर। और एक चीज़ जो आप आज भी ढूँढ रहे हैं अपने कलेक्शन को पूरा करने के लिए? कलेक्शन कभी भी खत्म नहीं होता टिल बिकॉज़ ये सिटी जो है 300 बरस की है, तो 300 बरस में कुछ ना कुछ तो निकलता रहेगा। ये नेवर एंड, और ये जब तक खोजते रहेंगे तब तक आपकी एनर्जी बनी रहेगी। बिल्कुल सर। सर नॉलेज या फिर इमोशन? नॉलेज विद इमोशन। ओके सर। और महाराजा यशवंत राव या फिर देवी अहिल्याबाई? ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल आपने कर दिया है, क्योंकि आई एम वेरी बिग फैन ऑफ महाराजा यशवंतराव होलकर सेकंड, एंड देवी के कामों को डिनाई नहीं कर सकता, तो देवी को लिया जाएगा। बिल्कुल सर। और सर एक लास्ट कि आप आराम करना चुनेंगे अब कि आप अभी भी अपने मिशन को पूरा करते रहेंगे? अब तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप उस फ्लोर पे पहुँच गए हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अब तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं माला के, तो आपकी थकान बढ़ जाती है और आपको अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जब स्पेस के अंदर वो शटल छोड़ा जाता है, तो वो हर थोड़ी डिस्टेंस पे निकाल लिया जाता है, और जब वो एक स्पेस के ऊपर चले जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वो स्पेस के ऊपर चले जाता है, फिर वो नीचे नहीं नहीं आता है। आता है, बिल्कुल सर। तो वो सबसे ज़्यादा एनर्जी उसको उस ऊपर पे तक पहुँचने जाने की। में चाहिए। फिर जब आप वहाँ चले जाते हैं, फिर आप घूमते रहेंगे, फिर आपको फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने कोऑपरेशन के साथ मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। तो जैसे कि हमने आज सर के साथ सीखा, सर ने हमें हर एक डिटेल को बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे से हमें समझाया। और एज़ अ स्टूडेंट या फिर एज़ अ लिसनर, अगर हम इस शहर में रहते हैं, हम किसी भी शहर में रहते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उस शहर के हेरिटेज को, उसकी हिस्ट्री को और वहाँ के लोगों से, जैसे कि सर ने अभी हमें बोला कि हमें अपने फ़ोरफ़ादर्स और उनके फ़ोरफ़ादर्स की मेहनत को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लिसनर्स ने इस चीज़ को सुना है, हम सबसे पहले तो सर का बहुत-बहुत थैंक यू करते हैं कि सर थैंक ने यू सो अपना मच। वैल्यूएबल टाइम दिया। और सर हम आपका बहुत-बहुत थैंक यू करते हैं इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक